हिंदी की न्यू एनसीईआरटी मल्हार का तीसरा पार्ट के क्वेश्चन आंसर। इसके पार्ट 1 में हमने देखा जो एक आशीर्वाद चैप्टर है, इसके व्याख्या और शब्दार्थ। इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले यहाँ पर दिया हुआ है लेखक से परिचय। तो लेखक का परिचय दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं एक बार। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर, जो कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साये में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। तो इनका जीवन काल रहा है 1933 से 1975 तक। ये दुष्यंत कुमार जी के पे यहाँ पर डाक टिकट जारी हो रखा है, तो वो है ये, और ये दुष्यंत कुमार जी की फोटो है। अब कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए है इसका, युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, या फिर श्रमिकों को। तो कविता में किसे संबोधित किया गया है? बच्चों को। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? ऑप्शन ए, कल्पना की उड़ान भरना। ऑप्शन बी, आकांक्षाएं और रुचियां रखना। ऑप्शन सी, बहुत सी उपलब्धियां पाना। ऑप्शन डी, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो क्या हो जाएगा? स्वप्न से मतलब है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है, क्या है? चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उंगली जलाएगा चुनौतियों को स्वीकार करना। जितनी भी चुनौतियां आए हमारे जीवन में, जो भी बाधाएं हैं, उन सबको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट है 4, अपने पांव पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। तो अपने पांव पर खड़े हो इसका मतलब है आत्मनिर्भर होना, किसी दूसरे पर आश्रित न रहना। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुनी। मिलकर, अच्छा इसका आंसर बताना है कि हो सकता है कि आपके साथियों ने इनसे अलग उत्तर चुने हो, तो आपको अपने मित्रों के साथ में चर्चा करना है और फिर बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुनी। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। मैंने जो उत्तर चुने हैं वे मुझे सबसे ज़्यादा सही लगे। क्यों? क्योंकि यह कविता के मूल संदेश को दर्शाता है। अपने सपनों को एक लक्ष्य की तरह देखना और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलकर करें मिलान। आपको क्या है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 स्तंभ दिए गए हैं, तो इनको मैच करना है, मिलाना है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं, उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। क्रम संख्या 1 2 3 4 तक दिए गए हैं यहाँ पर। अब स्तंभ 1 में है, पहला है, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इसका मतलब है स्तंभ 2 में 3 वाला आंसर हो जाएगा इसका, कि भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना
करना चाहिए। दूसरा है हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। तो इसको हम 1 वाले को ये 3 वाले से मैच कर देंगे इस तरह। सेकंड वाला है, इसको मैच करेंगे स्तंभ 2 के 1 वाले से। विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना, यानी कि इच्छा शक्ति होना। कोई भी अलग टाइप का, अलग अलग प्रकार का जो भी ज्ञान है उसके प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने के लिए हमें प्रयास करना, कोशिश करना। अगला है नंबर 3, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको मिलान करेंगे इसके स्तंभ 2 के सेकंड वाले से। 3 को मैच करेंगे यहाँ पर स्तंभ 2 के 4 नंबर से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना चाहिए। फोर्थ है हंसे मुस्काए गाए। तो इसको स्तंभ 2 के 2 वाले से, सेकंड वाले से मैच कर देंगे। सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदले, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अगला, देखिए पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए पहला है इसका क, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया है वो बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। यह सिर्फ कल्पना करने की बात नहीं है, बल्कि जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है ख, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इसका अर्थ बताना है। तो यह पंक्ति हमें व्यवहारिक बनने और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता से जोड़ने की सलाह देती है। व्यवहारिक यानी कि जो वास्तव में है हम। इसका मतलब है कि सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करना होगा। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए तैयार होने का संकेत देता है, ताकि हम अपने जीवन में मजबूती से खड़े हो सके। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। इसका मतलब है, इस पंक्ति का मतलब है कि हमें उन लक्ष्यों के लिए भी प्रयास करना चाहिए जो असंभव या बहुत मुश्किल लगते हैं। असंभव यानी कि ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। रूठना मचलना का अर्थ, यह अर्थ है कि किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करना या बेचैन होना। यह हमें सिखाता है कि हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। हमें उन चीज़ों के लिए भी जुनून से प्रयास करना चाहिए जो पहुंच से बाहर लगती हैं, क्योंकि यही जिद हमें असाधारण सफलता दिला सकती है। ये इसके आंसर हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? ये आपका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आप अपना आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आंसर देखिए, मेरे अनुसार
बड़े सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनमें दूसरों की भलाई और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का विचार भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए सपने कौन कौन से बड़े हो सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक बनना और नई खोज करना। किस लिए? ताकि मानवता को बीमारियों से बचाया जा सके या पर्यावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगला है उदाहरण, कलाकार बनना और अपनी कला से समाज में जागरूकता फैलाना, क्योंकि ताकि लोग अपनी संस्कृति और मूल्यों को समझ सके। अगला है एक अच्छा शिक्षक बनना। क्यों बनना? ताकि आप अपने छात्रों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना सके। अगला है उद्यमी बनकर नई कंपनी शुरू करना, ताकि आप रोजगार पैदा कर सके और लोगों की आर्थिक मदद कर सके। ये सपने इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, अपने खुद के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए ये सपने बड़े हो सकते हैं। अगला है ख, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाए। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? संकेत है, योजना और प्रयास आदि। इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती है? संकेत दिया है यहाँ पर, इनके आधार पर हमें आंसर करना है यहाँ पर। तो देखिए आंसर, देखिए इसका, सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए केवल ललक पर्याप्त नहीं होती, इसके साथ सही योजना, निरंतर प्रयास, धैर्य और सकारात्मक सोच भी आवश्यक है, क्योंकि ये गुण मिलकर ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। तो हमें सही योजना तो बनानी चाहिए, उसके साथ ही निरंतर हमें लगातार प्रयास भी करना चाहिए, फिर धैर्य भी रखना चाहिए। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी सफलता हमें मिलेगी उसमें टाइम लगे, तो हमें धैर्य भी रखना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी माइंड में नहीं लानी चाहिए। तो ये गुण मिलकर ही व्यक्ति को क्या क्या करते हैं? सफलता की ओर ले जाते हैं। अगला है ग, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगी? आपका जो सपना है वही आपका फ्रेंड है, वही आपका मित्र है, ये आपको सोचना है, कल्पना करना है, फिर आपको बातचीत क्या करनी है उससे, क्या क्या बात करेंगे आप, वो यहाँ पर लिखोगे आप। तो देखिए ये आंसर भी आपका अलग हो सकता है। आंसर देखिए, अगर मेरा सपना मेरा मित्र होता तो मैं उससे कुछ इस तरह बात करती। आपकी जगह आप या फिर मैं इस तरीके से, हाय कल्पना कैसी हो? कल्पना, ये जो सपने में बात हो रही है वो कल्पना है यहाँ पर। कल्पना, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप यहाँ पर आपकी जगह अपने आप को रखना है। मैं भी ठीक हूँ, सुना है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हो। कल्पना, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। आपके लक्ष्य क्या है? मुझे जानकर अच्छा लगेगा। कल्पना, मेरा सपना है कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूं और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। आप, बहुत अच्छा, आपकी सोच सच में काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर ये सपना और जो मैं हूँ उसके यहाँ कुछ बातचीत के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आप अपना आंसर भी इससे अलग लिख सकते हो। घ, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? इसका आंसर देखिए, मैं अपने छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देना चाहूंगी, मैं उन्हें यह आशीर्वाद दूंगी। अब आशीर्वाद क्या होगा? तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे,
तुम अपने हर सपने को पूरा करने का साहस रखो और जब भी कोई मुश्किल आए तो तुम उसे पार करने के लिए मजबूत बनो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल ही नहीं बल्कि एक अच्छे और दयालु इंसान भी बनो। मैं यह आशीर्वाद इसलिए दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने और एक ऐसा जीवन जिए जिसमें खुशी, सफलता और अच्छाई का संतुलन हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखिए, कविता की रचना। कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो जो भी विशेषता बताई गई है कविता में वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो आंसर देखिए, उत्तर होगा इसका कविता की अन्य विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? मानवीकरण, सपनों के अलावा भावना की गोद और चांद तारों के लिए रूठना मचलना भी मानवीकरण के उदाहरण है। अगला है प्रतीकात्मकता। कविता में दिए की रोशनी अर्थात सफलता और उंगली जलाना अर्थात जोखिम उठाना जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। अगला है दोहराव। मुख्य पंक्ति जा तेरे स्वप्न बड़े हो को बार बार दोहराया गया है जिससे संदेश पर जोर दिया जा सके। अगला है प्रेरक भाषा। कविता की भाषा सरल है और वह हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजन। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द स्वप्न है। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। अब आपको क्या करना है, एक संज्ञा शब्द के साथ जैसे विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक ऐसी कविता बनानी है और उसको कक्षा में सुनाना है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है, बरसते देखा है। बस इतनी दी गई है आपको फॉर एग्जाम्पल। अब आपको अपनी कविता का सृजन करना है, कविता बनानी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। उत्तर है इसका, यह मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जिससे मैं पक्षी संज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। कविता है पक्षी को, पक्षी पर ये है क्योंकि ये कविता। तो पक्षी को सुबह सुबह मैंने जागते देखा है, दाना पानी चुनते देखा है, फिर दिन भर उसे उड़ते देखा है, पंखों को फड़फड़ाते देखा है, कभी ऊंची डाल पर बैठते देखा है, कभी मधुर गीत गाते देखा है, शाम को अपने घर लौटते देखा है, फिर से उसे मीठी नींद सोते देखा है। तो ये इस तरीके से ये कविता हो जाएगी। अगला है कविता का शीर्षक। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? तो आपको शीर्षक बताना है कि एक आशीर्वाद कविता में, कविता का शीर्षक ये लाइन ही है जो एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी नहीं आया हुआ है, प्रयुक्त नहीं हुआ, यानी कि कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यदि इस कविता के किसी
पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इसका आंसर होगा, मैं इस कविता के लिए शीर्षक के रूप में जा तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति को चुनूंगी। अब क्यों चुनूंगी, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यह पंक्ति कविता की सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय भावना को व्यक्त करती है। यह पूरी कविता का सार है। यह एक आशीर्वाद की तरह है जो सीधे सीधे कविता के मूल विषय से मेल खाता है। यह पंक्ति कविता के आरंभ और अंत दोनों में आती है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा की बात क। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब आपको क्या करना है, ये स्वप्न यहाँ पर शब्द दिया गया है। अब स्वप्न के और कौन कौन से शब्द हैं इससे जुड़े, स्वप्न से जुड़े, तो उनको यहाँ पर लिखना है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। स्वप्न शब्द है, इससे जुड़े जो भी शब्द है वो यहाँ पर लिखना है सारे। तो स्वप्न को क्या कहते हैं, सपना भी कहते हैं, सपना। और उम्मीद, उम्मीद भी कहते हैं। और आकांक्षा, आकांक्षा। और इच्छा, इच्छा। और आशा, लक्ष्य। और क्या हो जाएगा, कल्पना। और ख्वाब। और स्वप्निल। तो ये सारे स्वप्न के शब्द हो जाएंगे। अगला देखिए, ख। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हो। शब्द इधर दिए गए हैं और अन्य शब्द इनके ये रहे। तो एक एक करके देख लेते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, हाँ। वसुधा,
अवनी और सुता। तो यहाँ पर सुता नहीं कहते, यहाँ एक घेरा बनाकर, गोला बनाकर इसको अलग कर दिया गया है। तो पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? धरा, वसुधा और अवनी। अगला है चांद। चांद को क्या कहते हैं? शशि भी कहते हैं और निशाकर भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं। तो मधुकर नहीं होगा, मधुकर कहते हैं भोरा को। तारे, तारे नक्षत्र हो जाएगा, सोम सोम नहीं कहेंगे, तारे को तारक भी हो जाएगा और उडुगण भी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोशनी। रोशनी प्रकाश, प्रकाश भी कहते हैं रोशनी को। लालिमा नहीं होगा, उजाला भी कहते हैं और आलोक भी हो जाएगा। तो लालिमा पर यहाँ पर घेरा करना है। अगला है स्वप्न। सपना, इच्छा, यथार्थ और कल्पना। तो यथार्थ नहीं होगा यहाँ पर, यथार्थ का मतलब है वास्तविक। तो सपने वास्तविक नहीं होते, सपने वो होते हैं जो हम सोचते हैं या फिर सपने में देखते हैं, इस तरीके से। अगला है दिया। दिया का दीन, ज्योति, दीपक और प्रदीप। तो क्या हो जाएगा? दीन। दीन का मतलब होता है गरीब। तो ज्योति, दीपक और प्रदीप ये दिया के शब्द हैं यहाँ पर। अगला देखिए आना जाना। आना जाना, आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए, एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। आपको क्या करना है? आना और जाना दो समूह बनाने हैं, एक आना नाम रखना है, दूसरे का जाना, और फिर उन समूह को, अपने अपने समूह को दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए फिर वाक्य बनाना है। उन्हें एक चार्ट पेपर पर लगाना है, चिपकाना है, फिर अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है या फिर लगाना है। तो देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। यह एक बहुत ही रचनात्मक गतिविधि है। यहाँ आना और जाना क्रियाओं का प्रयोग करके कुछ सार्थक वाक्य दिए गए हैं जिनका आप अपनी कक्षा के चार्ट पेपर पर उपयोग कर सकते हैं। समूह पहला है आना। इसके वाक्य हो जाएंगे, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, बारिश के साथ ठंडी हवा भी आ रही है, तीसरा वाक्य है, तुम्हारे आने से ही रौनक आती है, चौथा, सुबह जल्दी आना, पांचवा, मुझे बाजार से दूध लेकर आना है। तो ये समूह एक है जो आना है, उसके वाक्य हो जाएंगे यहाँ पर। समूह दो है जाना। इसके वाक्य देख लेते हैं। पहला है, आज मुझे स्कूल जाना है, दूसरा वाक्य, वह कल बाजार जा रहा है, तीसरा वाक्य, सुबह सैर पर जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, चौथा वाक्य, वह बिना बताए ही चला गया, और पांचवा वाक्य, तुम्हें परीक्षा देने जाना होगा। तो इस तरीके से यह आंसर हो जाएंगे। अगला है डायरी। डायरी, हंसे मुस्कुराए गाए। अपनी किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए और कब कब गाए, कब कब रूठे, कब कब मचले। तो एक डायरी लेना है आपको और उसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि कब आप हंसे, कब मुस्काए, कब गाए, कब रूठे और कब मचले। तो आंसर देख लीजिए इसका। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, यह एक व्यक्तिगत गतिविधि है जिसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि आप अपनी डायरी में इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं। दिनांक लिख दीजिए सबसे पहले, तो कौन सी डेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेट दी गई है 31 अगस्त 2025। प्रिय डायरी, आज का दिन भावना से भरा हुआ था। मैं सुबह अपने भाई बहन के साथ एक मजाकिया वीडियो देखकर खूब हंसी। हमारी हंसी सुनकर मम्मी भी मुस्कुराने लगी। दोपहर में क्या हुआ? स्कूल में एक मुश्किल गणित का सवाल हल हो गया तो मैंने मुस्कुराकर अपने दोस्त को देखा। बाद में लंच के समय दोस्तों के साथ मिलकर हमारा पसंदीदा गाना गाया। शाम को जब मैं खेलने गई और मेरी टीम हार गई तो मैं थोड़ा रूठ गई। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से बात नहीं की।
रात को सोने से पहले मैंने अपनी मनपसंद कहानी की किताब पढ़ते हुए थोड़ा मचलते हुए अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद की। आज मैंने महसूस किया कि ये सारी भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से ये जो वार्तालाप है वो यहाँ पर लिख देंगे आप। तो आज हम यहीं तक कवर करने वाले हैं। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे पार्ट 3 में कवर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।